एक विज़न ये है कि हम चाहते हैं कि इसको स्मार्ट सिटी जो नाम दिया गया है वो वाकई स्मार्ट होना चाहिए। पूर्व में मेयर रहे या पूर्व में जो नगर पालिका अध्यक्ष रहे वो लोगों ने अपने हिसाब से काम किया। संबंध पूरे क्षेत्र में है तो उसका हमारा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को होना चाहिए। मैं तो स्वयं कहूँगा कि मैं स्वयं फुटपाथ पे चलूँगा पहले, और जहाँ एक फुटपाथ में अगर पैर कहीं गड्ढे में जाने दिख रहा है तो उसका रिपेयर कराना मेरी जिम्मेदारी है। अधिकारियों पे भी बहुत दबाव पड़ा कि वो पहले अधिकारियों की मीटिंगें ही नहीं ख़त्म होती क्योंकि सारा महकमा ही है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बने हैं, हर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के आगे कुछ फीट की जगह सेटबैक के नाम से छुड़ाई जाती है। फुटपाथ पे कहीं ना कहीं ठेली और ऐसे कुछ ना कुछ गन्ने की ठेली लगी है या कुछ कब्जा हो रखा है एक तरीके से। उनके बच्चों को हम जो नालियों में खेल रहे हैं उनको नालियों में खेलने नहीं दिया जा सकता। अगर हमें मौका मिलता है तो इसको और प्रोफेशनली कैसे रन कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर देना बहुत ज़रूरी है। एक अपना नंबर ऐसे एक अधिकारी को नियुक्त किया जाए जो कूड़े की समस्याओं को टोल फ्री में सुने। और यूथ की जो सोच है वो एक अलग सोच है और उसको सोच को हम आगे ला सकते हैं, क्योंकि जो अब 18, 19, 20, 22 साल के लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, वो एक अलग सोच रखते हैं। वो शहर तभी साफ हो सकता है जब हम सब मिलकर उसमें अपना योगदान देंगे। तो ऐसे लोगों का जो टारगेट होता है ऐसी संस्थानों के आसपास ही रहता है कि लड़कों को, बच्चों को कैसे बिगाड़ा जाए, नशे की लत लगाई जाए। जनता के बीच ऐसा रखा जाए कि कोई भी आदमी अब किसी ज़मीन के बारे में जानना चाहता है तो उसको बस वो टाइप करे डिटेल उसकी और उसको पूरा खाका तैयार सामने मिल जाए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके संग दीप मैठाणी और आप देख रहे हैं NIU न्यूज़ इंडिया अपडेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। कल शाम 5 बजे से पूरे उत्तराखंड प्रदेश में चुनावों को लेकर आचार संहिता घोषित कर दी गई है। इसी क्रम में चुनावों की चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कैंट विधानसभा से भाजपा के नेता, वरिष्ठ नेता अमित कपूर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया अपडेट पर। मेयर पद के लिए आपने दावेदारी की है, विगत दिनों को अपनी प्रस्तुत की है। कैसे देखते हैं देहरादून के विकास कार्यों को और क्या कुछ विजन है आपका मेयर पद को लेकर के? देखिए, देहरादून क्षेत्र जो है राजधानी क्षेत्र है, क्योंकि हमारा जन्म इसी क्षेत्र में हुआ और बचपन से इसी क्षेत्र में आना जाना रहा और हर जगह गए। तो हमारा जो शिक्षा हुई, सबसे पहले मैं शिक्षा की बात करता हूँ। शिक्षा हमारी प्रारंभिक शिक्षा सेंट जोसेफ एकेडमी में हुई। वही देहरादून का सबसे बड़ा स्कूल था और हर माँ बाप चाहता है कि बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया जाए। और उसके बाद हमारे जब पिताजी पॉलिटिक्स में आए, जब मैं फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक मैंने वहाँ किया, जब मेरे पिताजी पॉलिटिक्स में आए तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि हम कहते हैं सबसे कि इंग्लिश छोड़ो, हिंदी मीडियम अपनाओ, हिंदी अपनाओ। हम अपने बच्चे को सेंट जोसेफ एकेडमी में एडमिशन ला के बैठे हैं। तो उन्होंने मेरा एडमिशन वहाँ से हटा के सरस्वती विद्या मंदिर में करा दिया। सरस्वती विद्या मंदिर जो हमारा जो RSS द्वारा संचालित स्कूल है उसमें करा दिया। ऑब्वियस है, इनम से आप फर्स्ट क्लास से जब इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं, इनम से हिंदी मीडियम में आ जाओ तो परफॉर्मेंस डाउन होती है। हमारी एजुकेशन की परफॉर्मेंस डाउन हुई। पापा चुनाव लड़ रहे थे उस टाइम, उन दिनों की बात है। तो चुनाव के दौरान भी होता था कि पापा तो क्योंकि सुबह शाम तक पब्लिक सेवा में रहते थे, तो चुनाव के दौरान भी या उसके अलावा भी हम लोग का घर पे ध्यान जो पापा इतना नहीं रख पाते थे कि पब्लिक सेवा में लगे हैं। तो कई बार तो ऐसा होता था कि छोटे बच्चे होते थे, स्कूल से पापा स्कूटर से लेने आते थे तो हम वेट ही करते रहते थे कि कब आएंगे पापा। हम गेट के बाहर खड़े हैं, गेट के बाहर खड़े होकर भी गेट के बाहर रोड पे कई बार खड़े होते थे कि गेट स्कूल बंद करने टाइम आ गया, अब आप स्कूल बंद हो गया जी, अब आप बाहर जाओ। तो इस प्रकार से पूरे परिवार ने संघर्ष किया और संघर्ष का ये नतीजा हुआ कि हम इतने कठोर हो गए कि हमें ये सब कुछ करने की आदत पड़ गई कि हाँ ये सब तो हमें जीवन को इस हिसाब से जीना है। अब आप देखें कि आप लेगेसी बात करते हैं 19 कब से पापा हमारे, जब मैं 9th क्लास में था या 7th में था तब से 8 थे, अब तब से पापा मेरे विधायक हैं, मंत्री रहे यूपी में, फिर विधानसभा अध्यक्ष रहे। तो आप देखेंगे कि एक नेता जिसका दो बार भी MLA बन जाए, वो उसके बच्चे कहाँ से कहाँ अपने आप को हाई प्रोफाइल समझते हैं। मैं तो बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहता हूँ और हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। आप देखें कि जो भी फ्लैक्स या होर्डिंग मेरे छपते हैं उसमें मैं अपना नंबर भी डालता हूँ, इसीलिए कि आप मुझे अप्रोच करो ना, हमें छुपना क्यों है आपसे। तो हमारी तो ये कोशिश रहती है कि हम जनता के बीच में रहें और जितना हो सके एक लगाव जनता का जो पापा के माध्यम से हुआ है उसको मेंटेन करें। तो इसको मद्देनजर देखते हुए हमने जब देखा कि जब हमने संघर्ष किया, चाहे हमारी पढ़ाई हो, पढ़ाई में हमने पूरा पापा ने बिल्कुल कोशिश करी कि बच्चों को वो शिक्षा दी जाए जो हमारे संघ द्वारा दी जाती है
उसमें आए। उसके बाद हम फिर पॉलिटिक्स में रहे, तो पॉलिटिक्स के अलावा भी जो संघर्ष चलते रहे हमारे बीच में, और फिर पारिवारिक संबंध हमारे सब जगह बने। तो इसके देखते हुए हमने कहा कि जब हमारे संबंध पूरे क्षेत्र में हैं तो उसका हमारा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को होना चाहिए। और मैं भारतीय जनता पार्टी से ये भी अपनी पार्टी से ये उम्मीद रखता हूँ कि अगर हमें कंसिडरेशन में लाया जाता है तो निश्चित तौर पे जो जीत पिछली बार जो हमारे मेयर की दावेदार पद की हुई थी, प्रत्याशी की हुई थी, उससे कई अधिक जीत से हम जीतेंगे, क्योंकि हमारे संबंध, पारिवारिक संबंध हर गली मोहल्ले में हैं। और मैं समझता हूँ कपूर साहब की जो छवि थी उसका फ़ायदा निश्चित रूप से हमें मिलेगा। आपने स्वर्गीय कपूर जी की बात करी, बचपन की बात आपने बताई। इतने लंबे समय से हम लोग भी देख रहे हैं सोशल मीडिया से लेकर के आपकी पुरानी फ़ोटोज़ मीडिया में चर्चाओं का विषय रहती हैं। आप छोटी सी उम्र में पापा के साथ रैलियों में जा रहे हैं, कंपेनिंग कर रहे हैं, कन्वेंसिंग कर रहे हैं। देहरादून को आप बहुत बखूबी जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। गली मोहल्ले से हर जगह से आप परिचित हैं, और ये भी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि किसी मोहल्ले का अगर कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा होता है आप उसे नाम से भी जानते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो कितना तो आपको लगता है कि अगर भाजपा आपको टिकट देती है, मेयर पद का प्रत्याशी आपको अगर घोषित करती है, तो कितना आप उस पर खरा उतर पाएंगे? देखिए, एक होता है विज़न। मेरा अपना विज़न है, क्योंकि जब जन्म ही हुआ तो हम लोग बचपन नहीं बीता तो हमें सब पता है कि पता चला कि इस क्षेत्र में क्या उतार चढ़ाव रहे और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे पहले हम घंटाघर जाते थे, घंटाघर किसी काम से गए अपने टू व्हीलर पे। एक समय ऐसा था, हम घंटाघर में कोई ना कोई हमें सामने से आते हुए बचाने वाला मिल जाता था, इतना कम ट्रैफिक होता था। अब पलायन हुआ और आसपास के क्षेत्र के लोग भी हमारे इस अच्छे वातावरण का महसूस करने के लिए देहरादून में शिफ्ट हुए। तो उससे क्या हुआ कि जनसंख्या का दबाव सबसे ज़्यादा हमारे कैपिटल पे पड़ा, देहरादून क्षेत्र में पड़ा। और उससे जो उसके अलावा जो भाई राजधानी बनने के बाद जितने भी एमएलए, जितने भी मंत्री, जितने भी अधिकारी, सब लोगों ने अपना घर यहाँ बनाया, सब लोगों के बच्चे यहाँ पढ़ने शुरू हुए। तो ओवरऑल जो देखा जाए अधिकारियों पे भी बहुत दबाव पड़ा कि वो पहले अधिकारियों की मीटिंगें ही नहीं ख़त्म होती, क्योंकि सारा महकमा ही है। तो सारा दबाव जब देहरादून क्षेत्र में पड़ा है तो उसका हमें कैसे निस्तारण किया जाए, उसके लिए एक कार्य योजना बनानी बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पूर्व में ऐसा काम ना हुआ हो, पूर्व में भी जो संसाधन रहे उसके हिसाब से जो वहाँ के वर्तमान पूर्व में मेयर रहे या पूर्व में जो नगर पालिका अध्यक्ष रहे, वो लोगों ने अपने हिसाब से काम किया। तो लेकिन हमारी एक विज़न ये है कि हम चाहते हैं कि इसको स्मार्ट सिटी जो नाम दिया गया है वो वाकई स्मार्ट होना चाहिए। सबसे पहला काम इसमें, सबसे पहला काम सब कम छोड़ के सबसे पहला काम ट्रैफिक पे ध्यान देना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ स्मार्ट सिटी का जब प्रोजेक्ट हमने पढ़ा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट यहाँ बनने वाला है देहरादून सिटी को, तो हमें लगा सबसे पहले ट्रैफिक पे जोर दिया जाएगा, लेकिन वो उस पर कंसिडरेशन नहीं हुआ। तो वो उस पर भी कंसिडरेशन होना चाहिए था वो अब। लेकिन चलो हमें आगे मौका मिलेगा। तो सबसे पहले 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर जो ट्रैफिक को बाधा में ला रही हैं, वो मेरे विचार हैं। अब आगे उसको जब हमें मौका मिलेगा तो उसको हम जो कंसर्न अधिकारी हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, उनसे कंसिडरेशन करके उसको अमली जामा पहनाएंगे। जैसे यू टर्न यहाँ नहीं है, यू टर्न के तौर पे क्या किया, डिवाइडर्स को काट दिया गया है और यू टर्न के लिए खोल दिया गया है। प्रॉपर यू टर्न होना बहुत ज़रूरी है। आप देखते हैं सड़क के किनारे दोनों तरफ शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बने हैं, हर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के आगे कुछ फीट की जगह सेटबैक के नाम से छुड़ाई जाती है, जिसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। उस सेटबैक को उनको मुआवजा देकर जहाँ पर हमें ज़रूरत है उस पर यू टर्न बनाया जाएगा ट्रैफिक के लिए। फिर ऐसे हमारे फुटपाथ हैं, फुटपाथ पे कहीं ना कहीं ठेली और ऐसे कुछ ना कुछ गन्ने की ठेली लगी है या कुछ कब्जा हो रखा है एक तरीके से। अब जो आम नागरिक है वो भी सड़क पे चल रहा है, अब बैलगाड़ी भी सड़क पे चल रही है, अब ट्रैक्टर ट्रॉली वाले भी ट्रैक्टर सड़क पे चल रहे हैं और एक कार भी सड़क पे चल रही है। तो निश्चित रूप पे एक्सीडेंट तो रोज़ होते हैं, छोटे मोटे एक्सीडेंट होते हैं जो कंसिडरेशन में नहीं आते। बड़े हादसा होता है तो वो कंसिडरेशन में आ जाता है। तो छोटे मोटे एक्सीडेंट भी क्यों हो, तो उसके लिए है कि जब फुटपाथ जिस काम के लिए बना है उसके लिए प्रॉपर तरीके से आदमी को फुटपाथ पे चलना चाहिए। मैं तो स्वयं कहूँगा कि मैं स्वयं फुटपाथ पे चलूँगा पहले, और जहाँ एक फुटपाथ में अगर पैर कहीं गड्ढे में जाने दिख रहा है तो उसका रिपेयर कराना मेरी जिम्मेदारी है, उसको हम रिपेयर कराएंगे। इस प्रकार से अन्य जैसे आप देखते हैं कि अन्य जैसे यहाँ पर बस्तियाँ भी बस गई हैं, क्योंकि जहाँ निश्चित तौर पे जो महानगर बनता है साथ में ऐसे बस्तियों के क्षेत्र भी आ जाते हैं। तो उन बस्तियों में भी जो बच्चे अब बस्तियाँ बस गई हैं उनको हम कैसे हटाया जाए, वो तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन कम से कम जो बस्तियों का ऐसा हो कि उसमें कम से कम एक ह्यूमन वैल्यू होती है, जो आदमी वहाँ बस रहा है उसको उसके तौर पे उसको कहीं ना कहीं हम क्या उनके बच्चों को हम जो नालियों में खेल रहे हैं उनको नालियों में खेलने नहीं दिया जा सकता।
उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसे स्कूल, ऐसे नगर निगम के द्वारा ऐसे अपने अपनी ज़मीन देकर ऐसे छोटे छोटे वो क्या कहते हैं इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, वो तो चलाए जाएँ, जिससे कि कम से कम आगे आने वाली जनरेशन तो ख़राब ना हो, उनको तो एक अच्छा माहौल मिले। अच्छा, अमित जी, आप खुद एक युवा हैं और हमारी इस राजधानी देहरादून में युवा बहुत तादाद में है। युवा यहाँ पढ़ाई करते हैं, रोजगार के लिए भी आते हैं। युवाओं के लिए क्या कुछ खास होने होगा अगर आप मेयर बनते हैं? देखिए, युवा ही देश का भविष्य और युवा ही देश की धड़कन, ये मेरा नारा है। और ये खैर नारा तो मेरा नहीं है बनाया हुआ, लेकिन मैं इसको कंसिडर करता हूँ। और यूथ की जो सोच है वो एक अलग सोच है, और उसको सोच को हम आगे ला सकते हैं, क्योंकि जो अब 18, 19, 20, 22 साल के लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, वो एक अलग सोच रखते हैं। उनको सोशल मीडिया के माध्यम से एक अवेयरनेस है कि बाकी शहर में क्या हो सकता है और हमारे शहर में ये क्यों नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम यहाँ पर पैसिफिक मॉल है, हम उस मॉल में घूमने जाते हैं, यूथ जाता है, लड़के लड़कियाँ सब हम जाते हैं, वो बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है। क्या हम उस साफ़ सुथरे मॉल के अंदर जब घुसते हैं, क्या वहाँ हम चिप्स का पैकेट खोल के फेंक सकते हैं? हम नहीं फेंकेंगे, हमें लगता है सब कुछ साफ़ सुथरा है, हम क्यों फेंकेंगे? हम डस्टबिन में फेंकेंगे। लेकिन एक जगह ऐसी जगह जाते हैं जहाँ हर जगह गंदा पड़ा हुआ है, इधर गंदा उधर गंदा, तो जब हम वहाँ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली गंदा ही है तो वो गंदे की तरह आदमी फेंक देता है। तो इस सोच का फ़र्क आ गया ना, साफ़ सुथरी सोच और एक सोच ऐसी कि बिल्कुल शहर को हिसाब से नीट एंड क्लीन किया हुआ है। तो ये कोई भी प्रोग्राम्स हो वो हम अकेले नहीं कर सकते, सरकार भी नहीं कर सकती, जब तक कि जनता का साथ ना मिले। उनको अवेयरनेस प्रोग्राम हम कराएंगे, चाहे एनजीओज़ को पकड़ेंगे जो यहाँ एनजीओ सक्रिय हैं, या जो हमारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं आसपास, या जो हमारे बड़े बिजनेस घराने हैं, उनकी CSR एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके माध्यम से उनकी मीटिंग करके उनको एक अवेयरनेस प्रोग्राम ऐसा करेंगे कि लोगों को एहसास हो कि पॉलीथीन का प्रयोग अगर करना है, ज़रूरी है, तो उस तरफ करे, वरना वो थैला लेके आए या गंदा कूड़ा ना फेंके। कूड़ा भी सरकार कितना साफ़ करा सकती है? बेचारे कर्मचारी सुबह से लगे रहते हैं, वो कितना शहर को साफ़ कर सकते हैं। वो शहर तभी साफ़ हो सकता है जब हम सब मिलकर उसमें अपना योगदान देंगे। इसी प्रकार ट्रैफिक का भी है। ट्रैफिक पुलिस वाले बेचारे सुबह से शाम तक वो आप देखें चौक पे, सर्दी हो, गर्मी हो, ठंड हो, बारिश हो, हर जगह मौजूद रहते हैं। वो कितना ट्रैफिक संभालेंगे जब तक हम लोग खुद ही डिवाइडर तोड़ के बीच में से टापेंगे नहीं? आप देखें ना, शहर के बीच में डिवाइडर बनता बाद में है, और वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा टुकड़ा तोड़ दिया जाता है और स्कूटर वाले वहाँ यूटर्न मारते हैं। तो वो सब चीज़ें हमें अवेयरनेस से ही पूरी होंगी। अमित जी, अगर बात की जाए प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री, तो वो एक सपना देखते हैं कि नशा मुक्त उत्तराखंड बनाया जाए, लेकिन दूसरी तरफ जगह जगह शराब के ठेके भी खोले गए हैं प्रत्येक जिले के अंदर। तो कैसे देखते हैं जो अवैध नशे का कारोबार है? एक तो नशे से हमारे को राजस्व मिलता है प्रदेश को, उसको छोड़ दें, अवैध पर बात करें, तो अवैध नशे को कम करने के लिए दून में किस तरह का आप कार्य करें? देखिए, अवैध जो कहेंगे जिसको आप, जिसको इलीगल नशा जो कहेंगे, वो यहाँ पर क्योंकि यूथ बहुत है यहाँ पर, कई संस्थान ऐसे हैं जो बच्चे वहाँ पर बाहर से पढ़ने आते हैं, और ऐसे लोगों का जो टारगेट होता है ऐसे संस्थानों के आसपास ही रहता है कि लड़कों को, बच्चों को कैसे बिगाड़ा जाए, नशे की लत लगाई जाए। तो हमें उस पॉइंट्स को पकड़ना बहुत ज़रूरी है कि नशा कहाँ से आ रहा है, हमारे राजधानी में कहाँ से घुस रहा है। तो अब मेयर का रोल उसमें रहता है सबसे, कि जो यहाँ के पर्टिकुलर विधायक हैं जो क्षेत्र के, उन विधायकों के साथ एक कंसिडरेशन टीम बनाकर पुलिस के साथ मिलके, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट होता है, तो अलग अलग तरीके से इसको किस तरह से रोकथाम करा जा सकते हैं। और फिर अगेन मैं इस बात पे कहता हूँ कि जब तक कि पब्लिक अवेयर नहीं होगी, पेरेंट्स अवेयर नहीं होंगे, तब तक बच्चों को वो कंसिडरेशन बच्चों के से शुरू होगा। बच्चे कैसे हमें बताएं कि कहाँ कुछ हो रहा है, तो वो अवेयरनेस ही होगा। पुलिस तो अपने लेवल पे काम करती है, लेकिन फिर भी जो चोर पुलिस का खेल है वो तो सदियों से चला आ रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि चोर है तभी पुलिस है, और चोर कभी ख़त्म होते नहीं, और पुलिस भी कभी ख़त्म हो सकती नहीं। तो इसी प्रकार ऐसे लोगों को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। वो उन पॉइंट पर देखना है जहाँ से नशा हमारे क्षेत्र में घुस रहा है। काफ़ी रिटायर्ड लोग उत्तराखंड में आते हैं, देहरादून में खासकर आते हैं रहने के लिए, लेकिन देखा गया है कि ज़मीनों की ठगी भी बहुत बड़ी है राजधानी डीएम में। कई मामले डीएम साहब के जनता दरबार में भी आते हैं। इसको लेकर भी कुछ प्रभावी कदम उठाए जाएंगे? एक्चुअली क्या हुआ, इस क्षेत्र में जो पहले तो सारा ये क्षेत्र आज से 20 साल पहले जब राजधानी नहीं बना था, तो यहाँ ज़मीनें लोगों के पास बहुत थी, खेत थे, आसपास सारे खेत थे, और खेत की वजह से क्या हुआ कि वो जब राजधानी बनी तो 2-3 सालों में ही ज़मीनों के दाम आसमान छू गए। तो ऐसे तब से ऐसे उन भूमाफियों के नज़र ज़मीनों पर पड़ी, और उन लोगों ने कुछ लोगों के साथ मिल मिला के कब्जा भी किया, कुछ वो सब किया। तो ये सब पिछले दिनों भी कुछ ऐसा आया था, फर्जी रजिस्ट्री का मामला भी सामने आया था। तो उस पर खैर पुलिस बहुत अच्छे से कार्रवाई करी, पुलिस ने उसमें कई लोगों को दबोचा भी। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे जो हमारे प्लॉट्स हैं
वो पूरे हमारे मेयर के जो क्षेत्र में आते हैं, उनको आइडेंटिफाई करा के नियमित तौर पे नियमित करा के उसका और कंप्यूटराइजेशन करा के एक गूगल मैप के जरिए उसको एक तरीके से सबकी जो रजिस्ट्रियाँ हैं, जो नगर निगम में हमारा जो रिकॉर्ड होता है, उसको डिजिटलाइजेशन करा के एक पारदर्शिता लाई जाए और उसको आइडेंटिफाई कराया जाए इस प्लॉट का मालिक कौन है, उसका पूरा रिकॉर्ड चेक करके उसको फिर प्रॉपर तरीके से एक डिजिटल फॉर्म में जनता के बीच ऐसा रखा जाए कि कोई भी आदमी किसी ज़मीन के बारे में जानना चाहता है तो उसको बस वो टाइप करे डिटेल उसकी और उसको पूरा खाका तैयार सामने मिल जाए। पूर्व में जो राजधानी दून के मेयर थे, आप ही के पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता रहे हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में एक समस्या बड़ी गंभीर रही है। ये समस्या मेरी व्यक्तिगत नहीं, ये गृहिणियों की समस्या है कि कूड़ा उठान को लेकर के गली मोहल्ले में पार्षदों ने भले ही अपनी तरफ से कोशिशें करी, मगर कंपनियां वो बेहतर भूमिकाएं नहीं निभा पाई जो उनको निभानी चाहिए थी। इसका प्रबंधन कितना और मजबूत हो सकेगा? देखिए, कूड़ा उठाने की जो तरीका है वो मेरे ख्याल से 10-12 साल पहले ही शुरू हुआ। इससे पहले आप भी अगर देहरादून में रहते होंगे तो कभी ऐसा देखा ही नहीं हमने कि सड़क के चारों तरफ कूड़ा फैला रहता है। ये कूड़ा भी अभी 8-10 सालों की समस्या पैदा हुई है। तो ये एक बार से विकासशील हमारा प्रदेश का क्षेत्र है, जो देहरादून क्षेत्र है, और इसमें जब फर्स्ट टाइम जब हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया कि कूड़ा घर से घर उठेगा, तो पहली बार में और धीरे धीरे करके समय के साथ साथ वो उसमें इम्प्रूवमेंट आया। और इम्प्रूवमेंट आने की वजह से क्या हुआ कि आज हम देखते हैं कि जो पहली बार था और अब में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ चुका है। और आगे आने वाले समय में भी हम देखेंगे कि जब अगर हमें मौका मिलता है तो इसको और प्रोफेशनली कैसे रन कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर देना बहुत ज़रूरी है। एक अपना नंबर ऐसे एक अधिकारी को नियुक्त किया जाए जो कूड़े की समस्याओं को टोल फ्री में सुने और जो कंपनी है उससे एक सामंजस्य बिठाए। फिर वो GPS सिस्टम भी लगाया जाए कि हमें पता रहे कि वो कहाँ पर वो गाड़ी जा गई है। GPS में तो पूरा ट्रैक आ जाता है कि आज सुबह से गाड़ी कितने राउंड मारे हैं उसने। थोड़ा पारदर्शिता लानी जरूरी है। आपके फादर्स की बात करें तो आपके फादर गली मोहल्ले में कहीं पे भी किसी की शादी होती थी, चाहे छोटे से छोटे व्यक्ति की शादी हो तो उनकी शादी में पहुंच जाते थे। गोलगप्पे के स्टॉल हो या टिक्की के स्टॉल हो, वहाँ पर मिला करते थे। क्या वो परंपरा आपकी तरफ से बरकरार रहेगी या आप VIP उसमें जाएंगे? नहीं, ऐसा होता है। देखिए, पापा ने हर जनता को अपने परिवार समझा और किसी का भी कोई काम हो वो ऐसा काम को सॉल्यूशन के लिए ऐसा उतरते थे पापा, जैसे कि वो मेरे परिवार का मामला है कि परिवार समझते थे। और किसी का दुख हो सुख हो, वो एक परिवार में किसी के अगर फैमिली मेम्बर में कोई सुख होता है दुख होता है तो जैसे वो एक आदमी अटेंड करता है फैमिली मेम्बर को, पापा उसी प्रकार से अटेंड करते थे। तो हमारी तो कोशिश हो सकती है, लेकिन पापा उस टाइम अकेले थे और जो सब करते रहते हम छोटे थे। अब हम बड़े हो गए, अब हम इस चीज़ में आ गए हैं। तो हमारी मदर भी फुल टाइम पॉलिटिक्स में विधायक हैं, हम भी फुल टाइम हैं, हमारा परिवार कहीं ना कहीं फुल टाइम लगा हुआ है। तो वो जब घर के सारे मेंबर्स ही फुल टाइम लगे। आप देख रहे हैं NIU न्यूज़ इंडिया अपडेट।